प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी मानव की आर्थिक क्रियाएं। उसमें 5 प्रकार के जो क्रियाएं हैं उनकी हमने चर्चा की थी: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचमक। जो भूमि से जुड़े क्रियाएं हैं, पशुचारण, आखेट, भोजन एकत्रीकरण, इसी प्रकार से खनन, कृषि कार्य, इन सारी बातों को हम प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त बाद में जोड़ दी गई कि छोटे पैमाने पर, छोटे स्तर पर जो गतिविधियां होती हैं ऐसी, वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगी, और यही सारी क्रियाएं अगर बड़े पैमाने पर मशीनीकृत तरीके से होती है तो वो द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। दूसरा हमने विनिर्माण उद्योग देखे थे। विनिर्माण उद्योग द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। परिवहन एवं संचार, व्यापार, वाणिज्य की क्रियाओं को हमने तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत लिया था। सूचना, इसी प्रकार से संचार, सूचना और विभिन्न प्रकार का रिसर्च, डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास से संबंधित गतिविधियाँ, इसी प्रकार से मैनेजमेंट, ये सारी गतिविधियों को हमने लिया था। चतुर्थक व्यवसाय में हम चर्चा करते हैं उनकी। और पांचवी पंचमक क्रियाओं के अंतर्गत सरकारें, बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स और बड़े नियामकीय आयोग जो पूरे देश या पूरे प्रदेश के स्तर पर सारी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, वो पंचमक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। इन सभी पाँचों को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे पहले हम आज चर्चा कर लेते हैं प्राथमिक क्रियाओं की। प्राथमिक क्रियाओं में हम एक एक करके प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आ जाता है भोजन एकत्रीकरण। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियाँ बहुत बड़ी मात्रा में विद्यमान हैं, ऐसे जो रिमोट एरियाज हैं, ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत इनका मुख्य जो व्यवसाय होता है वह भोजन संग्रहण होता है। वनों से प्राप्त होने वाले कंद, मूल, फल, उनका बड़े पैमाने पर एकत्रीकरण किया जाता है और उसी के से खुद के जीवन का भी बसर किया जाता है और छोटी मोटी आर्थिक गतिविधियाँ भी उन्हीं से की जाती है। इस प्रकार की जो प्रवृत्ति जहाँ पाई जाती है वह कहलाता है भोजन एकत्रीकरण। तो मुख्यतया जो छोटे पौधे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे पौधों के द्वारा, पौधों से जो कंदमूल फल प्राप्त होगा, उनसे जो उपज प्राप्त होगी, वो जो श्रेणी है उस श्रेणी को हम भोजन एकत्रीकरण के अंतर्गत लेते हैं। विशेष तौर पर भूमध्य रेखा के दोनों तरफ निवास करने वाली जनजातियाँ, जो मलेशिया, इंडोनेशिया का क्षेत्र है एशियाई क्षेत्र में, फिर उसके पश्चात इस तरफ हम देखेंगे अफ्रीका का जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, अमेजन बेसिन का जो दक्षिणी अमेरिका का जो अमेजन बेसिन है, जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों में जो ट्राइब्स निवास करते हैं उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य भोजन एकत्रीकरण रहता है। और इसी के द्वारा वह अपना जीवन निर्वाह तो करते ही हैं, थोड़ी बहुत उनकी जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो भी इसी के द्वारा संपादित की जाती है। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है भोजन एकत्रीकरण की, वो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। दूसरी इसमें श्रेणी आ जाती है आखेट करना। यही भूमध्य रेखीय क्षेत्र के जो जिनकी मैंने अभी चर्चा की, इसी क्षेत्र की अनेक जनजातियाँ, हम अगर कांगो बेसिन में लेंगे तो पिग्मी, अफ्रीका के ही जो कालाहारी मरुस्थल के आसपास क्षेत्र बुशमैन प्रजाति, इसी प्रकार से मलेशिया के आसपास की सेमांग प्रजाति, अमेजन बेसिन की प्रजातियाँ, अमेजन बेसिन की जनजातियाँ, इन सारी जनजातियों के अंदर, ये सारे ट्राइब्स के अंदर यह अभी भी बहुत ही एक प्रकार से जो आदिमकालीन जीवन है उस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इसके मूल में वहाँ की अति कष्टकारी जलवायु है। दिन भर बहुत अधिक गर्मी, शाम को वर्षा, उसके कारण से चारों तरफ पानी हमेशा भरा रहता है, दलदल रहता है, कीचड़ रहता है। और ऐसे उष्ण आर्द्र माहौल में, जलवायु में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य संभव नहीं हो पाता। पेड़ों पे ये जनजातियाँ निवास करती हैं और आखेट करके जो पशु पक्षी होते हैं उनका आखेट करके, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें पिग्मी जनजाति, बहुत बड़े पैमाने पर ये एक बड़ा सा गड्ढा खोद लेंगे,
उसको ऊपर पत्तों से ढक लेंगे। वहाँ से कालांतर में अगर जब भी कोई हाथी या गेंडा या कोई ऐसा बड़ा जीव पशु गुजरेगा, वह उसमें गिर जाता है, धीरे धीरे वह मर जाता है। उसी में से खोद खोद करके थोड़ी बहुत मात्रा में यह वहाँ से जो कच्चा मांस होता है वह प्राप्त करते हैं। वह उसको वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और फिर पेड़ों पे जा कर के बैठ जाते हैं। फिर भूख लगती है, फिर इसी प्रकार का, और जब तक वह पशु मृत पशु से मांस प्राप्त हो रहा है तब तक उसका उपभोग करते हैं। बाद में फिर इसी प्रकार की प्रक्रिया दूसरे क्षेत्र में दोहराते हैं। कहने का मेरा अभिप्राय है, पूरी तरीके से आदिमकालीन जीवन, आज का जो बहुत वैज्ञानिक और बहुत उन्नति वाला युग जिसे हम कह रहे हैं, उस दौर में भी जो भूमध्य रेखीय अनेक क्षेत्र हैं वहाँ पे ये विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ इस प्रकार का जीवन जीने के लिए विवश है। और उसके पीछे सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक है वहाँ की अति कष्टकारक और अति प्रतिकूल वहाँ की जलवायु, और इस कारण से इस प्रकार से ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं। बुशमैन जो दीमक होती है पौधों पर लगने वाली, उस दीमक पर आधारित रहते हैं, और इसीलिए कई बार बुशमैन्स राइस कहा जाता है। दीमक को बुशमैन का चावल, क्योंकि चावल का रंग सफ़ेद होता है, दीमक भी सफ़ेद भूरे कलर की होती है, तो बुशमैन के चावल के रूप में दीमक को कहा जाता है। उस दीमक पर ये आश्रित रहते हैं। तो पशुओं पर, पक्षियों पर, और उसमें भी कच्चा मांस, क्योंकि भुना हुआ या पका हुआ मांस करने की स्थिति वहाँ नहीं रहती, क्योंकि बहुत अति आर्द्र स्थितियों के कारण से आग जलाना संभव ही नहीं हो पाता। तो ये दूसरी प्रमुख गतिविधि आखेट करना, यह भी विभिन्न जनजातियों के द्वारा ऐसे प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में ये गतिविधियाँ की जाती हैं जहाँ पे इस प्रकार की जो जलवायु की प्रतिकूलता के कारण से उनको ये विवश गतिविधियाँ करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो पहले हमने चर्चा की भोजन एकत्रीकरण, दूसरा हमने चर्चा की आखेट, तीसरा इसमें आ जाता है पशुचारण। पशुचारण भी बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहाँ पे पशुचारण के द्वारा पशुपालन और पशुपालन के लिए पशुचारण, ये दो गतिविधियाँ अनेक क्षेत्रों में चलती हैं। तो ये जो पशुचारण है, ये पशुचारण भी पुनः दो कैटेगरीज में विभाजित करते हैं हम, चलवासी पशुचारण और स्थायी पशुचारण। चलवासी से तात्पर्य बहुत बड़े जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ शीतकाल में बहुत अधिक ठंड पड़ने लगती है, तो वहाँ की जलवायु पशुओं के लिए कष्टकारक हो जाती है और चारा भी उपलब्ध नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में वो नीचे के मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं, और जब गर्मी होती है तो पुनः ये पर्वतों के ऊपरी क्षेत्र में चले जाते हैं। इस प्रकार के पशुचारण को कहा जाता है चलवासी पशुचारण। जबकि स्थायी, जहाँ पर बहुत स्थायी कोई न कोई वहाँ की जो ज़मीन है, भूमि है, उसका उपयोग करते हुए पशुचारण का कार्य किया जाता है। तो तीसरी जो श्रेणी है, तीसरा जो प्राथमिक क्रिया है, वह है पशुचारण। तीन क्रियाओं के बारे में आज, तीन जो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आने वाली जो क्रिया हैं उनकी हमने आज चर्चा की। तीन अन्य क्रियाओं के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।